हाँ जी, एग्रीकल्चर की बात हमने कर ली है। अब हम बात करेंगे अगले सेक्टर की, जो आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, और ब्रिटिशर्स के आने पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज के साथ क्या हुआ। जैसे कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत प्रॉस्परस थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से मेरी इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन किस एक्सटेंट तक गई वो बढ़ने लगे। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मैंने तुम्हें बताया कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट में जुड़े हुए थे। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये कैसे गई? डी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म करना। अब ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऑर्डर देके या बैन लगा के हमारी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करवाया था। कैसे? जैसे तुम जानते हो कि हमारी कंट्री को क्या बना दिया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ब्रिटेन में मशीनों को यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और वापस फिनिश गुड्स यहीं आके बेच देते थे। राइट, तो होता क्या था, यहाँ पर जो लोग थे वो यूजुअली हैंडमेड काम करते थे क्योंकि यहाँ मशीनों की कमी थी। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, हैंडमेड जो सामान होगा दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव दैन मशीन मेड। मशीन मेड हमेशा सस्ता होता है, वो बना के कौन सा लेके आते थे, चीपर सामान, सस्ता बना के लेके आते थे यूजुअली। और ऑब्वियसली हैंडमेड की जो कंपटीशन थी वो मशीन मेड गुड्स के साथ नहीं होती थी, तो ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ कि इंडिया की मार्केट में वो ब्रिटिशर्स के मशीन मेड चीपर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होने लग गई, क्योंकि वो गुड्स उनको सस्ते भी लगते थे और अच्छी क्वालिटी के भी लगते थे। तो ऑटोमेटिकली इंडिया का हैंडीक्राफ्ट धीरे 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 आगे बंद हो गया, क्योंकि उसकी सिस्टमैटिकली डिमांड ही खत्म कर दी गई। तो सिस्टमैटिकली हमारी इंडस्ट्री को बंद करवा दिया गया। ये हमारा आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, या व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसमें आप ये लिखोगे कि ब्रिटिश का मोटिव ही ये था कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएं सस्ते पे, वहां से वो फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे आके बेचते थे। अब यहाँ पे आके बेचते थे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई, क्योंकि इंडिया के कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई थी और वो डिमांड यहाँ के गुड्स से, इंडिया के गुड्स से फुलफिल नहीं होती थी, पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैनमेड चीजें धीरे धीरे बनेगी एंड मशीन से बल्क में प्रोडक्शन होती है, तो वो डिमांड ही नहीं फुलफिल होती थी। ऑटोमेटिकली मेरी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो गई। ठीक है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो अपनी कंट्री का फायदा कर पाए। दूसरा, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी क्या होता है जी? टैक्सेस की पॉलिसी। वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, जो भी रॉ मटेरियल लेके जाते थे ना, वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे बिना किसी टैक्स के, ड्यूटी फ्री। जो रॉ मटेरियल यहाँ से बाहर ब्रिटेन लेके जाते थे उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता था। सिमिलरली वहां पे प्रोडक्शन करने के बाद जो फिनिश गुड्स वहां से इंडिया में इंपोर्ट करते थे वो भी ड्यूटी फ्री, टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन जो भी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था, इंडिया का मटेरियल, इंडिया के गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाहर जाना, उस पर बहुत हेवी टैक्स लगाने में। तो ये डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी थी, यानी अपने फायदे जहां होने वहां टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं है। इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना है, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं देना। बाहर से फिनिश गुड्स यहाँ पे लेके आना है, कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, इंडिया का फिनिश गुड यहाँ से बाहर लेके जाना है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस देना है। तो इंडियन मार्केट्स में बेसिकली क्या था, बहुत सारे फिनिश गुड्स ब्रिटेन के थे यहाँ पे, जो कि सस्ते में हमें मिल जाते थे। क्यों मिल जाते थे? क्योंकि ऑब्वियसली उसको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, तो वो यहाँ पे आके सस्ते में सेल होता था एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जो इंडिया में बन रहा है, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट से। तो ऑटोमेटिकली मेरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हुई, मेरी इंडस्ट्रीज बंद हुई। अगले पॉइंट पे आते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट। पहले में आप बताओगे कि उसने इंडस्ट्री बंद करवाई, दूसरे में डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी बहुत बड़ी वजह थी कि मेरी इंडस्ट्री बंद हो रही थी। थर्ड, इसका असर क्या हुआ? मासिव अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली मेरी कंट्री का कितना बंदा वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करता होगा। लॉट्स ऑफ पीपल वर एंगेज्ड टू वर्क इन दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जब इंडस्ट्री बंद हुई, कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई? दे वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, राइट। अब जब उनकी अनएम्प्लॉयमेंट चली गई, वो बेकाम, बेरोजगार हो गए, दे हैव नो वर्क टू डू। उनको फोर्स किया गया कि अब आप कहाँ शिफ्ट हो जाओ, एग्रीकल्चर में। उनको फोर्सिबली बिना अपनी मर्जी के एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना पड़ा था।
इसकी वजह से विलेजेस में बर्डन बहुत बढ़ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई, इतने लोग भी नहीं चाहिए थे, वहाँ ओवर क्राउडिंग होने लग गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और अब उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम भी एग्रीकल्चर करो, हमारा फायदा करो, प्रोड्यूस करो, इंडिगो प्रोड्यूस करो, कॉफी प्रोड्यूस करो, रबर, जिससे हमें फायदा, जूट प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो उनको फोर्सिबली एग्रीकल्चर बना दिया। अगला इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, अगेन जैसे ये ऊपर से लिंक हो जाएगा, हमारी कंट्री क्या करती थी, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करती थी जिसपे कोई टैक्स नहीं पड़ता था। इंडिया के गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे थे इंडिया के गुड्स। होता क्या था, इंडिया के गुड्स जो थे वो कंपटीशन ही, यहाँ पे मैंने कंपटीशन वर्ड लिखा है, बाहर से मशीनरी से सस्ते बन के आते थे। हैंडमेड गुड्स और मशीन मेड गुड्स आपस में कंपटीशन में सेट ही नहीं बैठ पाए, तो इंडिया की डिमांड बढ़ गई थी किसकी, उन चीप गुड्स की जो मशीन के थे, जो ब्रिटेन से बन के आते थे। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फोकस डाल देती थी किस पे, मैं बहुत ज़्यादा फोकस डाल रही थी इम्पोर्ट्स पे, मैं फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट्स करती थी क्योंकि मेरे यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोकल गुड्स से वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा था। अगले पॉइंट पे आते हैं, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड कौन सी होती है, जो मशीनरी गुड्स, जो मशीन प्रोड्यूस करे, जो इक्विपमेंट प्रोड्यूस करे, लेकिन वो इंडस्ट्री इंडिया में थी ही नहीं, ना पहले थी, ना ब्रिटिशर्स ने उसमें फोकस करा कि मैं मशीनरी की प्रोडक्शन करूं, टूल्स की प्रोडक्शन करूं जो मेरे कंजम्पशन में काम आए। उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गुड की इंडस्ट्री नहीं थी, ना ही उन्होंने ऐसा चाहा, ब्रिटिशर्स ने चाहा कि इंडिया में कोई कैपिटल गुड की इंडस्ट्री आए जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करे, कोई अच्छी मशीनरी आए, कोई अच्छी टूल आए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, ना थी, ना वो चाहते थे कि आए, ना उन्होंने कोई एफर्ट लिया या एक्शन लिया कि कैपिटल गुड्स यहाँ पे आ पाए। अगला पॉइंट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट का खास रोल ही नहीं था, अगर उनका रोल था वो कहाँ रोल प्ले करते थे, बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में अपना रोल प्ले करते थे, जैसे कि दे वर जस्ट कन्फाइंड टू रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन। तो पब्लिक सेक्टर जो था, गवर्नमेंट था, वो इंडस्ट्री सेक्टर में आ ही नहीं रहा था, मेजर रोल प्ले ही नहीं कर पा रहा था। लास्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी क्या होता है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेरी प्रोडक्शन ही नहीं खास हो रही थी, मेरी जीडीपी ग्रॉस वैल्यू जो ऐड हो रही थी, जो मेरा आउटपुट में ऐड होता था, वो बहुत ही कम था, कोई ग्रोथ रेट नहीं थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ था वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था, कुछ खास उसकी वैल्यू नहीं थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी में कुछ ऐड ऑन ही नहीं हो रहा था। जैसे हमने अभी पढ़ा ना, एग्रीकल्चर सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वहीं पे हम पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम थी, ना बराबर थी, दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी। ये तो था नेगेटिव इफेक्ट, बेसिकली सब नेगेटिव चल रहा था इंडस्ट्री सेक्टर में। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन वी वर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए, कुछ पॉजिटिव, बहुत थोड़ा सा, देयर वाज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। नई इंडस्ट्री आ रही थी बट बहुत बहुत लो रेट पे ग्रो कर रही थी। ब्लीक ग्रोथ मतलब वेरी वेरी स्लो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ बहुत कम थी, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। कब आई, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी का जब सेकेंड हाफ आया, यहाँ तो शुरू हो गए थे 18th सेंचुरी में हमारे पास ब्रिटिशर्स आ गए थे कब्जा करने। 19th सेंचुरी में 100 सालों बाद धीरे धीरे करके यहाँ इंडस्ट्री आने लग गई। बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल्स थे, जूट मिल्स थे, ठीक है। जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे वो महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड में थे, वेस्टर्न साइड में थे। बेसिकली इंडियंस यहाँ पे कंट्रोल करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स को। वहीं जो जूट मिल्स थी वो बंगाल में थी, इसको फॉरेनर्स ऑपरेट करते थे, फॉरेनर्स कंट्रोल करते थे। 1907 की बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बढ़ी। 1907 में एक इंडस्ट्री सेटअप हुई यहाँ पे, जो आज भी चल रही है, बड़ी इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। 1907 में बिगिन हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद धीरे धीरे करके सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री भी आने लग गई। यानी फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हुई थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते उसके बाद कुछ सीमेंट, पेपर और शुगर इंडस्ट्री भी धीरे धीरे आने लग गई। दैट वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ इट डिपेंडिंग, उसमें प्रॉब्लम्स पूछी हैं तो मेजर हिस्से में ये लिखेंगे, इसको सिर्फ टच करेंगे। सिंपली लिखा हुआ है नोट लिखो तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे, सबको इक्वल एम्फेसिस देंगे। एंड दिस वाज समथिंग अबाउट कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। हाँ जी, आप फॉरेन ट्रेड पढ़ते हैं, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे। तो फॉरेन ट्रेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉरेन ट्रेड के नाम पे बेसिकली रह क्या गया था
कि हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, सिर्फ इतना सा फॉरेन ट्रेड रह गया था, सो कॉल्ड फॉरेन ट्रेड एंड दैट टू विद ब्रिटेन। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेसिकली इन द नेम ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया करती क्या थी, एक्सपोर्ट करती थी रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करती थी फिनिश गुड्स। एक्सपोर्ट क्या क्या करती थी, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, और इन्हीं के क्लोथ्स बन के हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, कॉटन क्लोथ, सिल्क क्लोथ, वुलन क्लोथ। इसके अलावा लाइट मशीनरी, कैपिटल गुड्स, वो भी हम इंपोर्ट कर लेते थे, कहाँ से, ब्रिटेन से। तो फॉरेन ट्रेड यही चलता था कि वी एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश गुड्स। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। हुआ क्या कि मेरा ट्रेड जो होता था फॉरेन, वो मोनोपोली मेजर किसके साथ होने लग गया, ब्रिटेन। 50% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड मेरा एक ही कंट्री के साथ होता था, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। मोर देन 50% फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन, 50% से ज्यादा मैं सिर्फ ब्रिटेन के साथ ट्रेड करती थी। हुआ क्या, बाकी कंट्रीज भी आई धीरे धीरे जिनके साथ थोड़ा बहुत और ट्रेड चलता था, वो चाइना, श्रीलंका, ईरान। 1869 में सुएज कैनाल आया। सुएज कैनाल क्या है, वाटरवे बनाया गया था, जिसके थ्रू मेरा ट्रेड जो था वो और आसानी से होने लगा। तो बेसिकली हम ये लिखेंगे मोनोपोली 50% से ज्यादा मेरा ट्रेड ब्रिटेन के साथ चलता था। बाकी जो कंट्रीज जिनके साथ थोड़ा बहुत ट्रेड चलता था वो थी चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। 1869 में सुएज कैनाल के आने से ये फॉरेन ट्रेड और इजी हो गया था और अच्छे से होने लगा। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हुआ क्या, हम एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे। जो एक्सपोर्ट करते थे दैट वाज मोर देन व्हाट वी इंपोर्ट, यानी मेरे पास एक्सपोर्ट का सरप्लस बच जाता था, कुछ पैसा होता था एक्सपोर्ट सरप्लस। अब उस हिसाब से देखें, आज अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं तो वो सरप्लस, वो प्रॉफिट हम अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। उस टाइम पे भी होना यही चाहिए था कि इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस इंडिया की वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए था। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए यूज किया। अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस थे वो निकाले, अपने वॉर के जो खर्चे थे वो निकाले, इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने के खर्चे निकाले। तो उसने हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को भी अपने ही फायदे के लिए यूज किया, ना कि हमारी कंट्री की बेटरमेंट के लिए यूज किया। तो ये 3 पॉइंट्स हम लिखेंगे फॉरेन ट्रेड। अब हमने पढ़ा कि सुएज कैनाल ओपन हो गया था 1869, उसके थ्रू भी काफी अच्छा ट्रेड होने लग गया। 1869 में सुएज कैनाल आया। सुएज कैनाल है क्या, आर्टिफिशियल वाटरवे, एक वाटरवे बना लिया, नॉर्थ से साउथ जाते हैं थ्रू अक्रॉस इस्थमस ऑफ सुएज। ये जगह है, ये पॉइंट है, यू कैन लोकेट इट ऑन मैप। उसके अक्रॉस हमने वाटरवे बनाया जो कि मेरे को ट्रेड करने में काफी हेल्पफुल रहा। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई थी, एक अच्छा रूट मिल गया था शिप्स को इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, वाटरवे बन गया था। रोड्स से तो जाते ही थे, वाटरवे एक अच्छा मिल गया था ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, शिप्स मूव करने का उनका अच्छा रूट था। ब्रिटेन और इंडिया का जो डिस्टेंस था 5100 माइल्स से कम हो गया था सुएज कैनाल। अगर स्ट्रैटेजिकली देखें और इकोनॉमिकली देखें, सुएज कैनाल एक बहुत बढ़िया एंड काफी इंपॉर्टेंट वाटरवे रहा। ठीक है, तो ये सब था सुएज कैनाल के बारे में एंड दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डेमोग्राफिक कंडीशन या डेमोग्राफिक प्रोफाइल। बहुत इजी है, बहुत छोटे से 6 पॉइंट्स इस पे याद करने वाले, नथिंग टू वरी एंड इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। डेमोग्राफी कैसी थी, हाउ वाज द ओवरऑल आउटलुक, डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी कंट्री का कैसा है। सबसे पहले बात करेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट की। बर्थ रेट होता क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000, यानी 1000 के कंपैरेटिवली 1000 में से कितने बच्चे पैदा हुए। सेम डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही उस टाइम पे हाई थे। लोग बच्चे बॉर्न भी हो रहे थे, लेकिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पीपल वर डाइंग। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, 48 and 40 per 1000, यानी 1000 में से 48 बच्चे, 1000 में से 48 बच्चे were getting 48 births in a year per 1000 and 1000 में से 40 were dying। तो बर्थ रेट और डेथ रेट काफी हाई था। ये क्या शो करता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा पॉवर्टी थी उस टाइम पे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, वी वर इन ग्रेट पॉवर्टी, यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं थी। देयर वाज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, जो अगेन बताता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी, क्योंकि डेमोग्राफिक कंडीशन भी है, मेरी पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हो रही थी। पॉपुलेशन उस टाइम पे राइज करनी चाहिए, दैट वाज अ गुड इंडिकेशन। लेकिन क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई थे, तो मेरी पॉपुलेशन फिक्स रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, स्टेशनरी रहती थी, बढ़ नहीं रही थी। तो
तो दैट वाज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड इकोनॉमी, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट पॉजिटिव साइन नहीं है, इट्स अ नेगेटिव साइन फॉर एन इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट देखते हैं एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब क्या, हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड, हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट, अगेन पर 1000 में से कितने लोग पढ़ सकते हैं, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू रीड, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू राइट। तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम था, जहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा होनी चाहिए, एजुकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। जिस इकोनॉमी में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू टेक मोर गुड डिसीजंस एंड वो इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी ग्रो कर पाएगी। लेकिन लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, कितना था, लेस दैन 16% से कम था। 16% से भी लिटरेसी रेट मेरा कम था, यानी 100 में से 16 लोग ही शायद पढ़ते थे या उससे कम। फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7%। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, आउट ऑफ 100 ओनली 7 फीमेल्स वर लिटरेटेड, रेस्ट ऑल वर अनएजुकेटेड। तो अगेन दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी जहां पे उनके लोग पढ़े लिखे ही नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी मतलब उनमें ऑब्वियसली दे डोंट नो अबाउट देयर बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। सबसे पहले तो हॉस्पिटैलिटी या फिर किसी भी चीज़ की बीमारी हो तो उसका सोल्यूशन नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। ब्रिटिशर्स क्यों ही वर्क करेंगे उस इकोनॉमी के लिए जहाँ के लोगों से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो लोगों की हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था, और अगर कहीं पे फैसिलिटी अवेलेबल भी थी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी या वो टाइम पे नहीं मिलती थी। तो हेल्थ फैसिलिटीज वर वेरी पुअर। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। इन्फैंट कौन होते हैं, 1 ईयर से छोटी एज के बच्चे, बहुत हाई थे। मतलब एक बच्चा 1 ईयर क्रॉस नहीं कर पाता था, उससे पहले ही मर जाता था। 218 पर 1000, दिस इज टू लार्ज। पर 1000 2018 बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते थे उस टाइम पे व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 47 से पहले की बात है। प्रेजेंट देखिए हम आजकल, तो इट इज 32 पर 1000, कंपैरेटिवली कम हो गया है, राइट। तो हाई इन्फैंट मोर्टालिटी रेट भी बताता है कि वहाँ पे ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन होगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी, बच्चों को फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर ही नहीं मिल रहा होगा, तभी तो मरीज जा रहे थे। नेक्स्ट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एवरेज में एक बंदा कितने साल तक जिंदा रहेगा। तो उस टाइम पे दैट वाज 32 इयर्स, यानी एवरेज एज, जैसे एक इंसान 32 इयर्स का होता था या एवरेज निकालते थे कि 32 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती थी। वाई, अगेन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमें फैसिलिटीज अच्छी नहीं प्रोवाइड कर रही है, सैनिटेशन नहीं है, बस फूड नहीं है, हाउ विल वी एबल टू सर्वाइव। तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। आज देखें तो एवरेज लाइफ में 69 ईयर्स तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आप इसको सारे पॉइंट्स से रिलेट करोगे कि जिस इकोनॉमी में ये चीज़ें चल रही हो, हमें वहाँ से बहुत आराम से पता लगा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। पॉवर्टी क्यों थी, लोग बहुत गरीब थे, उनके पास बेसिक अमेनिटीज ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एक दिन में 3 बारी खाना खाने का भी प्रॉपर पैसा नहीं था। तो ओवरऑल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। एग्जैक्ट तो नहीं हमें बताया गया कि कितनी, बट ऑब्वियसली ये पॉइंट्स को देख के पता लग रहा है कि पॉवर्टी काफ़ी हद तक इंडिया में फैली हुई थी, राइट। तो बेसिकली पता लगेगा कि ब्रिटिशर्स से रूल के आने की वजह से मेरी डेमोग्राफिक प्रोफाइल या डेमोग्राफिक कंडीशन तो बहुत ही वर्सन आ गई। दैट वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन। इसमें 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे। ये पहला ऑफिशियल सेंसस। सेंसस क्या होता है जी, जो 10 साल के बाद हम अपनी कंट्री की रिकॉर्ड करते हैं, हाउ मेनी पीपल आर बॉर्न, हाउ मेनी पीपल डाइड एंड हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स। आज भी होता होगा तुम्हारे घर आके, रिकॉर्ड होता है 10 साल के बाद, कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल रिकॉर्ड की जाती है, तो उसको सेंसस बोलते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड करके हम लिखते हैं। पहला सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था, ये याद रखना। 1881 के बाद हर 10 साल बाद सेंसस रिकॉर्ड होता है। 1921 इज अनदर ईयर, इस ईयर को बोलते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों? 1921 से पहले इंडिया की कंडीशन ऐसी थी कि डेथ रेट जो था वो फ्लक्चुएट करता रहता था। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही हाई थे, लेकिन डेथ रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से मेरी पॉपुलेशन स्टेशनरी रहती थी, रुकी रहती थी। हालांकि एक अच्छी इकोनॉमी की पॉपुलेशन को बढ़ना चाहिए। 1921 से पहले पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, स्टेशनरी रही, डेथ रेट फ्लक्चुएट करने की वजह से। 1921 के बाद डेथ रेट कम होने लग गया और उसके बाद से पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ती ही गई है, पॉपुलेशन कम नहीं हुई। इसलिए हम 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एंड दैट वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन। Come let's move to the last part of the chapter. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेसिकली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है कि कौन से सेक्टर में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं।
हमें पता है 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो कितने कौन से सेक्टर में कितने कितने कॉम्पोजिशन ऑफ लोग काम कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स, पीपल दोज हु आर वर्किंग इन वेरियस सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो गया, तीनों सेक्टर्स में कितने लोग काम कर रहे हैं उसको स्टडी करना। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कि बेसिकली हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं वहां पे आते हैं प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, ये सब कुछ कहाँ आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है। देन कम सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है, जहाँ पे मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हूँ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनीज कन्वर्टिंग शुगर केन टू शुगर, बेसिकली यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। यहाँ पे तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे। सेकेंडरी सेक्टर को सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है काम करने के लिए, इसलिए हम उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। थर्ड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर कौन सा आता है, ये सर्विस सेक्टर होता है। जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज कहाँ आती है, टर्शरी सेक्टर में आती है। तो ऑक्यूपेशन सेक्टर वही होगा, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर वही होगा कि हम तीनों सेक्टर्स में देखें कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे पॉपुलेशन कैसे डिवाइड हुई थी, लोग किस तरह से कौन से सेक्टर में कितने लोग काम करते थे। देखते हैं कॉलोनियल पीरियड में क्या था, सबसे ज्यादा शेयर कहाँ था, एग्रीकल्चर सेक्टर में था, यानी प्राइमरी सेक्टर में था। कितना, 70 से 75%। देन अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग की 10% पीपल इन्वॉल्व थे, और सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। सर्विस सेक्टर में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आती है ना, तो एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन लिंक्ड है रूरल एरियाज में, राइट। तो 15 से 20% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में थी। तो तीनों का याद रखोगे आप, एग्रीकल्चर में 70 to 75, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। अगर मैं रीजनल वेरिएशन की बात करती हूँ, रीजनल मतलब जगह की वेरिएशन, कि कौन कहाँ पे कौन से एरिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, सॉरी कौन से एरिया में कौन सी सिटीज में पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर ज़्यादा है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा है। तो उसमें आओ सबसे पहले डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग। मेरा एग्रीकल्चर कम हो गया लेकिन मेरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, सर्विस सेक्टर में लोग बढ़े। कहाँ, कौन सी सिटीज में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये 4-5 स्टेट्स वो थी जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके सेकेंडरी सेक्टर में गए और टर्शरी सेक्टर में गए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में गए एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके। लेकिन पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में एग्रीकल्चर की ही ग्रोथ ज्यादा हुई, एग्रीकल्चर में ही लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे। ये सारा आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। आगे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम करते हैं वो सारी सर्विसेज, वो सारी एक्टिविटीज जो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, वो एक्टिविटीज जिससे मुझे हेल्प होगी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आता है, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, है ना। तो ये काम में आता है। हमने बात करी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें आएंगी जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दिस इज कमिंग इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे आई मेंशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हाउसिंग फैसिलिटीज आ रही हैं, देन एजुकेशन आ रही है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूँ तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है जो गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना था, ठीक है। उसके बाद बात करें कहाँ कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुई। पहले बात करते हैं रोड्स की। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, रोड्स पे इतना ध्यान नहीं दे पाई थी।
जो भी रोड्स उन्होंने बनाई वो क्यों बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई, जिससे वो आर्मी को मोबिलाइज कर सके, उनके ही बंदे इधर से उधर जा सके, रॉ मटेरियल की शिफ्टिंग हो पाए। हमेशा ऑल वेदर रोड्स की शॉर्टेज रहती थी। ऑल वेदर रोड्स क्या होती हैं? ऑल वेदर रोड्स जो हर वेदर में चले। बेसिकली विलेजेस में ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, वहाँ पे सीमेंटेड रोड्स नहीं थी, कच्ची रोड्स थी जो रेनी सीजन में नहीं काम की थी। उनका रोड्स बनाने का मकसद यही था कि वो अपनी आर्मी को इधर से उधर लेके जा सकें, वो रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकें, राइट, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफ़र कर सकें। और वहाँ पे हम कहेंगे कि जो विलेजेस के लिए रोड्स थी वो ऑल वेदर रोड्स अवेलेबल नहीं थी। ऑल वेदर रोड्स वो रोड्स होती हैं जो हर वेदर में चल सके, लेकिन विलेजेस की रोड्स जो थी वो पक्की नहीं बनी हुई थी। जब रेनी सीजन आता था तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, ईजी नहीं हो पाता था। जो लोग विलेजेस में रहते थे वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करते थे क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रोड्स उनको नहीं प्रोवाइड होती थी। फिर हम बात करते हैं रेलवेज़ की। रेलवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर करा। 1850 में उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया था। रेलवेज़ ने इंडियन इकोनॉमी के, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करा काफ़ी अच्छे से। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जो था हम रेलवेज़ के थ्रू ट्रैवल कर पाए। जोग्राफिकल बैरियर्स की हम कहीं नहीं जा पाते थे वो ब्रेक हो गया। अब हम काफ़ी जगहों पे हमें असेस मिल गया था जाने का। उसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो पाया, बेसिकली वो उसका बिजनेस बना पाई। एक जगह से कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है तो कहीं और जाके उसको सेल कर पा रहे थे। तो इंडिया काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो पाया रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन से। रेलवेज़ ने फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प करा, लेकिन फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा था और इंडियंस को कम। तो रेलवेज़ की वजह से जो फॉरेन ट्रेड हुआ ना उससे इंडिया को नुकसान हुआ था, लॉसेज हुए थे। दैट वॉज ऑल अबाउट रेलवेज़। आगे मूव करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट को भी स्टेप्स लिए थे कि हम उसको भी थोड़ा थोड़ा डेवलप कर पाएँ, लेकिन उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही थी। वाटरवेज अनइकोनॉमिकल हो गए थे। उन्होंने क्या बनाया था कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली कर दिया था, उसको कॉस्टली बनाया, इतना कॉस्टली कि उसकी जो कॉस्ट थी ना वो रेलवेज़ के साथ कंपटीशन में नहीं आ पाई। उन्होंने एक कैनाल बनाया था जो कैनाल काफ़ी कॉस्टली बन गया था कि वहाँ से आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, लेकिन वो किसी भी तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो हमारे को हेल्प नहीं करी, वो रेलवेज़ के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं आ पाई। तो एट एंड वो कैनाल बंद करना पड़ा। उसके अलावा पोर्ट्स डेवलप कर दिए गए थे कि वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट कर पाएँ। ऐसे पोर्ट्स भी हुए थे तो शिप्स एंड एयरवेज दोनों चल पाए थे। हमने सुएज कैनाल के बारे में भी पढ़ा था, वो भी इसी में आ सकता है। लास्ट में लिखते हैं कम्युनिकेशन। पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे और वो क्यों यूज़ करते थे? अपना कोई भी मैसेज भेजना है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पोस्ट के थ्रू भेजते थे। लॉ एंड ऑर्डर को वो पोस्ट के थ्रू मेंटेन करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी ले आए थे इंडिया में, जो कि एक एक्सपेंसिव सिस्टम था। पोस्टल सर्विसेज ऑल्दो इम्पॉर्टेंट थी, फिर भी इनएडिक्वेट रही, पूरी नहीं कर पाई। अब हम पढ़ते हैं रीजंस, ऐसा क्यों? ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट क्यों करी थी? ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इसलिए करी थी अपने खुद के फायदे के लिए। सबसे पहले वो ये चाहते थे कि खुद की आर्मी इधर से उधर जा पाए। वो खुद चाहते थे कि जो रॉ मटेरियल है वो हम कंट्री से, इंडिया से ब्रिटेन में लेके जा सकें, वो फॉरेन ट्रेड चला सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उन्होंने कंट्री के फायदे के लिए नहीं करी, उन्होंने अपने फायदे के लिए करी थी। चाहे वो रोड्स हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हो, अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लगाया। रेलवेज को क्यों? ताकि वो पूरी इंडिया पे कंट्रोल कर सके, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो पाए, वो फॉरेन ट्रेड से प्रॉफिट कमा पाए, वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसकी वजह से उन्होंने रेलवेज में इन्वेस्ट करा। रोड्स अगेन अपनी आर्मी के लिए बनाई, अपना रॉ मटेरियल को लेके जाने के लिए बनाया। तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उनके खुद के फायदे की थी। उनका कहीं पे भी दूर दूर तक मोटिव नहीं था कि वो इंडिया को फायदा दे पाए, उनका सारा का सारा फायदा अपना था। लास्ट पे आते हैं हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। क्या ब्रिटिशर्स के आने का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। हम अभी पढ़ के आए हैं कि रेलवेज और रोडवेज की वजह से मेरी एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो पाई।
पहले जो इंडिया थी वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती थी, अपने लिए खाना उगाते थे। हम धीरे धीरे कैश क्रॉप्स के ऊपर मूव हुए। कैश क्रॉप्स में मूव होने की वजह से मेरा एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुआ, मैं प्रॉफिट्स बनाने शुरू हुई, तो सेल्फ सफिशिएंसी हो गई थी। आई वाज सफिशिएंट, अपने लिए भी प्रोड्यूस कर पा रही थी एंड देन मैं उसको सेल भी कर पा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने रोड्स डेवलप करी, रेलवेज डेवलप करे थे, साथ ही साथ एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलपमेंट करा। उसकी वजह से काफी नई अपॉर्चुनिटीज हमें आगे मिल पाई, हम इकोनॉमिकली और सोशली ग्रो कर पाए। देन चेक ऑन फेमाइन्स। फेमाइन्स को उन्होंने चेक रखा। रोड्स और रेलवेज की वजह से हम फूड सप्लाई कर पा रहे थे उन एरिया में जहाँ पे खाना नहीं पहुँच पाया, तो उनकी हेल्प से हम फेमाइन्स, यहाँ पे कोई भूखा न रह जाए, खाने की कमी ना हो, वो भी कंट्रोल कर पाए। आगे आता है शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम ये रिपीट हो गया, लास्ट पॉइंट, इट इज वन एंड द सेम। ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या होता था, हम बार्टर सिस्टम में थे, वी एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, धीरे धीरे किसकी डेवलपमेंट हो गई, मनी की, हम बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी एक्सचेंज में शिफ्ट हो गए थे। फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी अच्छा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेट करा था, जो आगे इंडिया के पॉलिटिशियंस को और इंडिया के लीडर्स को काफी हेल्प करा था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को हम फॉलो कर पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ब्रिटिशर्स की उन्होंने रेलवेज पे खर्चा करा, रोडवेज पे खर्चा करा, उसकी वजह से काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी खड़ी हो पाई थी। 7 पॉइंट इज सेम, राइट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। बेसिकली अगर मैं ओवरऑल हुए चैप्टर का कंक्लूजन निकालूं तो क्या निकलता है, अगर क्रक्स निकालेंगे कि इंडिया में 17 प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद गवर्नमेंट आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, दैट वाज इन ईयर 1757। 2 सालों तक इंडिया उसके कब्जे में रहा। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, 200 साल के रूल के बाद। कुछ क्या पॉइंट्स थे कि सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम खराब थी, जो बढ़ते रहे, वो काफी देर तक कांस्टेंट रही। पर कैपिटा इनकम में कोई भी सुधार नहीं था, जमींदारी सिस्टम चलता था, हम पुराने मेथड्स फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई थी। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए ना कि क्रक्स लिखो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके क्या किया, तो चैप्टर की समरी लिख देंगे, सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे। हाउ वाज आवर एग्रीकल्चर, हाउ वाज आवर इंडस्ट्री एंड हाउ वाज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हाउ वाज द फॉरेन ट्रेड। तो कुल मिला के ये कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक फीडर इकोनॉमी बना के छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं चैप्टर 1 जो कि हमने पढ़ा था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है।